पैदा हुआ कि डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट डिसाइसिस है क्या। इसके हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजिकल चेन ऑफ इवेंट्स में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि इट्स डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट डिसाइसिस जो है ये एक लैटिन टर्म है जिसके मुताबिक लेट द प्रेसिडेंट स्टैंड। ये आपको ये कहता है कि एक हार्मनी क्रिएट करता है कि अगर किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे कोई जजमेंट डिसाइड कर दी गई है तो वो बाइंडिंग होगी ऑन ऑल अदर कोर्ट्स until and unless that decision is reverted or changed by the majority in number. So every judgment which is majority in number is binding upon the minority in number. बिल्कुल ठीक. That's what it is, the state decisive. और इसकी अगर आप historical context को आप देखें तो we have to go back to the British establishment कि जब ये सब कुछ हुआ. अच्छा, doctrine of state decisis की जब आप बात करोगे ना विशाल, I would rather say it does not exist in the ancient India during the ancient medieval period. It was only during the advent of the British Empire when they incorporated or insulated that concept into the Indian jurisdiction. It was 1813 when Doran suggested the concept of state decisis to be incorporated in the Indian jurisdiction. और अगर आप इसको देखें ना, इट वॉज द ब्रिटिश लीगल एस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने हायरार्की ऑफ कोर्ट और रिपोर्टिंग ऑफ डिसीजंस जो प्रीवी काउंसिल वगैरह दिया करती थी उनकी रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म वगैरह इनकॉर्पोरेट किया गया था. ऑल्सो द ब्रिटिश एस्टैब्लिश द सरदार दीवानी अदालत्स एंड द सुप्रीम कोर्ट इन कैलकाता, बॉम्बे, मद्रास और हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861 वॉज एनेक्टेड enabling the establishment of high courts by issues of letters and patents. और जिसके बाद सिस्टम ऑफ hierarchy of establishment of the courts, hierarchy of the courts, कौन सी superior है कौन सी, वो establish किया गया. और finally the government of India Act 1935 which after the promulgation of not promulgation I would rather, which after the independence of Pakistan was also placed or used for the time being in Pakistan Government of India Act 1935. और अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे तो उन्होंने आर्टिकल 141 डाल दिया और हमारे 56 का 62 के आइन को आप छोड़ दें 73 के आइन के अंदर आए तो हमने आर्टिकल 189 को रखा. पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आ गया और बेसिकली ये कॉमन लॉ प्रिंसिपल है जिसके तहत ये कि जो स्टेट डिसाइसिस है ये एक हार्मनी क्रिएट करती है. ये गाइडिंग प्रिंसिपल होता है. ये एक लोगों के लिए एस्टैब्लिश प्रिंसिपल ऑफ लॉ होते हैं कि अगर वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ सच नेचर व्हाट आर द जुडिशियल डिसीजंस ऑन दैट पॉइंट, हाउ दे आर गोइंग टू बी डिसाइडेड. और इस तरह ये डेवलप होता रहा और हमारी जूरिस्प्रूडेंस के अंदर, पाकिस्तान की जूरिस्प्रूडेंस के अंदर देखा जाए तो वी हैव ऑलवेज सीन इन लाइट ऑफ द जजमेंट्स ऑफ द सुपीरियर कोर्ट्स कि हमेशा इस प्रिंसिपल को बड़ा जिसे कहते हैं ना अनइक्वोकली और अनकॉम्प्रोमाइजिंग तरीके से एस्टैब्लिश होता रहा है पाकिस्तानी जूरिसडिक्शन के जी. अच्छा, जब आप डिसीजन की बात करते हैं ना, किसी भी प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो इसको जब आप स्टेट डिसाइसिस की बात करेंगे तो याद रखिएगा कोई भी प्रेसिडेंट की डिफरेंट काइंड्स हो सकती हैं. उस पर मैं काइंड्स पे बात पे आता हूं, लेकिन अमूमन किसी भी प्रेसिडेंट की अगर आपने डायसेक्ट करना हो दो हिस्सों के अंदर आप डायसेक्ट कर सकते हैं. एक इज द ओबिटर पार्ट विच इज सेड अदरवाइज नॉट रेलिवेंट टू द प्रोपोजिशन एंड द अदर वन इज द रेशियो डिसाइड, जिसके अंदर जो रेशियो डिसाइड किया गया, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड किया गया, यू विल गेट टू सी फॉर दैट. अच्छा, स्टेट डिसाइसिस के ऊपर अभी रिसेंटली जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और उनके साथ जस्टिस अतन मिनल्ला साहब की एक बड़ी कमाल की जजमेंट आई है. दैट जजमेंट इज PLD 2024 सुप्रीम कोर्ट पेज 515. इस जजमेंट के अंदर ऑथर जज इज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर. उन्होंने स्टेट डिसाइसिस की भी डाइसेक्शन की है दो हिस्सों में जी. और वो बताते हैं कि स्टेट डिसाइसिस दो किस्म की हो सकती है, ईदर इट्स हॉरिजॉन्टल और इट्स वर्टिकल, going upward to downwards and horizontal among the same level, and it is always prevalent कि जो greater in quantity है that is going to be prevalent, and that judgment is worth reading. However, to the facts of certain circumstances in that judgment
जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कुछ हिस्सों से डाइसेंट किया, बट द क्वेश्चन ऑफ लॉ विद रेफरेंस टू वर्टिकल स्टेट डिसाइसिस और हॉरिजॉन्टल स्टेट डिसाइसिस, दैट इज एस्टैब्लिश्ड. अच्छा, जब आप स्टेट डिसाइसिस की बात करेंगे, चूंकि आई मोस्टली प्रैक्टिस ऑन क्रिमिनल लॉ, एक मैंने लॉ ऑफ कंपाउंडिंग की वीडियो की हुई है जिसके अंदर द वेरी फेमस सुओमोटो केस 3 ऑफ 2000 जो 17 था, जिसके अंदर कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया. उसके ऊपर एक जजमेंट है और उस जजमेंट के अंदर यानी वो दैट इज अ रिपोर्टेड जजमेंट PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 703 है आई रेकन. और उस जजमेंट के अगेंस्ट एक और जजमेंट भी आई PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 43. इस जजमेंट में वन ऑफ द ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ दैट बेंच इज क्रिटिसाइजिंग द जजमेंट ऑफ the same quantity judges of that bench. For instance, that judgment was rendered by His Lordship Mr. Justice Asif Saeed Khan Khosa, Mr. Justice Ijazul Ahsan, Mr. Justice Mansoor Ali Shah, और उन्होंने एक declaratory judgment दी with reference to 345(6). अच्छा, जब इसी तरह की सेम प्रोपोजिशन PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 43 में आई तो काजी फाइज ईसा साहब ने उसके रेशो को और उसके अंदर जो होल्ड किया गया उसको क्रिटिसाइज किया. तो उसी जजमेंट के अंदर जस्टिस गुलजार अहमद, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद ने भी इस बात की डिस्कशन की और स्टेट डिसाइसिस को होल्ड करते हुए कहा, देखें पहली बात कि हमारे पास जो जजमेंट अवेलेबल है, फॉर इंस्टेंस अगर 3 मेंबर बेंच जजमेंट अवेलेबल है और सब्सिक्वेंट 3 मेंबर जज जो है वो उस जजमेंट से डाइसेंट करना चाह रहा है, उससे डिसएग्री करना चाह रहा है, ऑल टुगेदर नया प्रिंसिपल होल्ड करना चाह रहा है, चूंकि ये इक्वल इन नंबर है तो ये ऐसा नहीं कर सकते. यूजुअली प्रैक्टिस ये दे विल रेफर द मैटर टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस कि लार्जर बेंच बना दिया जाए. और फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट इस बेंच ने उस जजमेंट से डिसएग्री किया है और उनके नॉलेज में नहीं था इस जजमेंट की एग्जिस्टेंस के बारे में, तो ये वाली जजमेंट पर इंक्यूरियम होगी और जो अर्लियर इन टाइम है दैट विल बी प्रिवेलेंट जजमेंट. और इसी के ऊपर जो आपकी एक और जजमेंट है 2022 SCMR 1641, जस्टिस तारिक मसूद साहब इज द ऑथर जज ऑफ दैट जजमेंट, जो सेफ कस्टडी वाली जजमेंट है.